भारत के इतिहास का अनोखा जौहर। क्यों रानियों ने काटे अपने ही सर? क्या जौहर तलवारों से भी किया जाता था? जय माता जी की गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ चुके होंगे कि आखिर इस वीडियो में हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, बेसिकली इस वीडियो में हम कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, जैसे क्या जौहर तलवारों से भी किया जाता था, और आखिर भारत का ये आखिरी जौहर कहा जाता है। ये अनोखा जौहर कहाँ हुआ था, कैसी परिस्थितियों में रानियों को अपने ही हाथों से अपना सर काटना पड़ा, इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सो गाइज, अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे। तो हमारा पहला सवाल ये है कि क्या जौहर तलवारों से भी किया जाता था? सो गाइज, अभी हाल ही में एक मूवी आई थी पद्मावत, जिसे देखकर हम सभी को हमारा एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि आखिर जौहर क्यों किया जाता था, रानियों को क्यों अपने आप को जिंदा आग के हवाले करना पड़ता था। ऐसी बहुत बार ऐसी परिस्थितियां हुई है हमारे इतिहास में जब जौहर करना पड़ा रानियों को, तो क्यों करना पड़ता था ये तो हम समझ चुके हैं। लेकिन बहुत बार ऐसी भी परिस्थिति होती थी जब जौहर जो होता था वो बेसिकली आग में ही कूद कर किया करती थी, रानियां आग में ही प्रवेश करती थी। सबसे पहले महारानी पद्मावती ने, और उनसे भी पहले शायद और रानियां हैं। मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा हूं इसके ऊपर। अगर आप वीडियो चाहते हैं इस टॉपिक के ऊपर तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। सो गाइज, जो जौहर होता था, बहुत बार ऐसी परिस्थिति होती थी जब जौहर करने के लिए लकड़ियों का बंदोबस्त नहीं हो पाया या फिर दुश्मनों ने अचानक से अटैक कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता था कि रानियां जौहर करने का एक डिफरेंट तरीका निकालती थी। बहुत बार ऐसा होता था, सभी रानियां साथ में किसी तालाब में कूदकर अपनी जान दे देती थी या जल समाधि लेती थी। इसे हम जल जौहर कहते थे। और दूसरा तरीका होता था खांडा जौहर। राजस्थानी लैंग्वेज में तलवार को खांडा कहा जाता है। तो बहुत बार ऐसी परिस्थिति हुई है हमारे इतिहास में जब रानियों ने अपने ही हाथों से अपने शीश, अपना सर काट लिया या फिर तलवारों को अपने सीने में मार लिया। तो ऐसा जो जौहर होता था उसे हम खांडा जौहर कहते हैं। और गाइस, भारत का जो आखिरी जौहर हुआ वो खांडा जौहर ही हुआ। अब गाइस, हमारा दूसरा सवाल कि आखिर ये जौहर हुआ कहां पर? सो गाइस, जब भी हम जौहर का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में जो सबसे पहली इमेज बनती है वो बनती है महारानी पद्मावती की या फिर राजपूत रानियों की। क्योंकि जो जौहर प्रथा थी वो शुरू हुई थी राजपूत रानियों से। जो भी भारत में ज्यादातर जौहर किए वो राजपूत रानियों ने किए, इसलिए सबसे पहले हमारे मन में राजपूत रानियां आती है। और जो राजपूत रानियां होती थी वो ज्यादातर जौहर आग में प्रवेश करके करती थी, आग में कूद कर करती थी। ऐसे बहुत कम एग्जांपल्स मिलेंगे जहां पर राजपूत रानियों ने पानी में कूदकर या फिर तलवार से अपना सर काट के जौहर किया हो। ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स है मेरे पास में। अगर आप चाहते हैं वीडियो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। जैसलमेर में एक जौहर हुआ था जो कि तलवारों से हुआ था। कांगड़ा में एक जौहर हुआ था जो कि जल जौहर हुआ था, पानी में कूदकर जौहर किया गया था। इसके अलावा रणथंभौर में एक जौहर हुआ था, पानी में कूदकर किया गया था। लेकिन गाइज, हमारे इतिहास में आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे, बहुत से ऐसे बलिदान मिलेंगे। गिनती ही नहीं है, इतने बलिदान हमारे वीरों ने किए हैं जो कि हमें पढ़ाई ही नहीं जाते। इसीलिए शायद मैंने ये चैनल ओपन किया था कि आप सभी को मैं बता सकूं हमारे वीरों की कहानियां। सो गाइज, राजपूत रानियां जौहर करती थी, लेकिन भारत का जो आखिरी जौहर हुआ वो जाट रानियों ने किया था। अब बात करते हैं कि ये जौहर हुआ कहां पर। सो गाइज, ये जौहर भरतपुर में हुआ था। भरतपुर का नाम आप सभी ने सुना होगा। ये जाट राजा महाराजा सूरजमल की जो राज्य था उसे हम भरतपुर के नाम से जानते हैं। तो आपने इतिहास में महाराजा सूरजमल की कहानियां जरूर सुनी होंगी। अगर आपने नहीं सुनी, मुझसे सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, इस पर भी वीडियो आ जाएगी। सो गाइज, भरतपुर में जाट रानियों ने भारत का आखिरी जौहर किया था, जिसे तलवारों का जौहर कहा जाता है, खांडा जौहर कहा जाता है। ये जौहर 1776 में हुआ था जब दिल्ली के वजीर नजफ खान ने भरतपुर पर आक्रमण किया। उस समय भरतपुर का जो किला था वो बहुत ज्यादा इतिहास में बहुत सशक्त, बहुत मजबूत किला माना जाता है। क्योंकि जो भरतपुर का किला है उसके चारों तरफ अगर आप जाएंगे, अभी आज भी अगर आप जाकर वहां देखें तो चारों तरफ खाई बनी हुई है और उसमें पानी भरा हुआ है। और उसमें उस जमाने में मगरमच्छ और जहरीले सांप रखे जाते थे। तो कोई भी दुश्मन उस बहुत बड़ी खाई को आसानी से पार नहीं कर पाता था। और उसके अलावा अगर वो घुस भी गया किसी तरीके से किले में, तो किले में खुफिया सुरंग बनाई होती थी। मेन गेट पे ही सुरंग है। उसके अलावा अंधेरे कमरे और इस तरीके से काफी भूल भुलैया टाइप का बना हुआ है वो पूरा किला।
बहुत ज्यादा सोच समझ के उस किले को बनाया गया है, अपनी सुरक्षा की नजरिए से बहुत अच्छा किला है वो। तो वहां पर किसी भी दुश्मन का आसानी से कब्जा करना मुश्किल था। तो जब जाटों के ऊपर यह आक्रमण हुआ तो जाटों ने बड़ी ही वीरता से अपने किले को, अपनी प्रजा की रक्षा करने की उन्होंने कोशिश की। 7 महीने गाइस, नजफ खान को 7 महीने लगे उस किले को भेद कर उसके अंदर जाने में। इतने मजबूत थे वहां के जाट योद्धा, इतना मजबूत था वो जाटों का किला। तो जब दुश्मन किले में घुसे वो 7 महीने बाद घुसे। तो सबसे बड़ी जो वहां पर परेशानी जो क्रिएट हो गई जाटों के लिए वो ये हुई कि जाट जो योद्धा थे वो तो मरने मारने के लिए तैयार थे कि भाई कोई भी आ जाओ देख लेंगे। लेकिन उन्हें जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो थी कि आखिर हमारे मरने के बाद में, हमारे शहीद होने के बाद में हमारी माताओं का, हमारी बहनों का क्या होगा। क्योंकि जिस तरीके से हम हमारी माँ बहनों की इज्जत करते हैं, हमारा दुश्मन भी करे। ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है गाइज कि दुश्मन हमारी माँ बहनों के साथ में कैसा व्यवहार करेगा। इस चीज की उन सभी को चिंता थी। तो इसका जो एक सॉल्यूशन निकाला गया महल में उसी समय पर, अचानक से ये दुश्मन जब किले में आए और सभी जो जाट योद्धा थे उनसे लड़ रहे थे, तो जो रानीवास की सभी रानियां थी, उस समय किले में 60 उनकी संख्या बताई जाती है। 60 रानियां थी और उनमें दासियां भी शामिल थी, उनमें महारानियां, रानियां सभी शामिल थी। 60 ये महिलाएं वहां पर मौजूद थी, जो कि रानीवास में ही एक महल है जिसे आज हम बदन सिंह महल के नाम से जानते हैं। तो बदन सिंह महल में सभी रानियां वहां एकजुट हो गई। अब उन सभी रानियों ने प्रतिज्ञा ली कि हम मर जाएंगे लेकिन हमारी मान मर्यादा को हाथ नहीं लगाने देंगे, किसी भी दुश्मन के हाथ हम जीते जी नहीं जाएंगे। सो जब सभी रानियों ने ये प्रण ले लिया, जाट योद्धा जो थे वो रानियों की सुरक्षा में तैनात थे वहां पर। और जब नजफ खान की सेना ने पूरे किले में उत्पात मचाया, उन योद्धाओं के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया, रानीवास तक जब वो पहुंचे तो जाट योद्धा ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग स्टार्ट कर दी। ऐसा हो रहा था कि दुश्मन आसानी से किसी भी तरीके से किले में भी रहने के बावजूद नहीं जीत पा रहे थे जाट योद्धाओं से। लेकिन जो जाट योद्धा थे उनकी संख्या कम थी, प्लस जो नजफ खान की सेना थी उनके पास में एक एडवांटेज था। वो एडवांटेज ये था कि जो किला था वो उसको पूरी तरीके से घेर कर बैठे थे और जो जाट योद्धा थे वो किले से बाहर नहीं जा सकते थे। उनके पास में बाहर से कोई हथियार नहीं आ सकते थे, योद्धा और नहीं आ सकते थे। लेकिन जो नजफ खान था उसकी सेना धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। अगर उनके पास में हथियारों की कमी है तो हथियार भी कहीं ना कहीं से आ ही रहे थे। तो जो नजफ खान था उसके पास में ये एडवांटेज था और ये जाटों के लिए डिसएडवांटेज था कि वो क्या कर सकते थे, वो किले में ही थे, उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो चुकी थी और जो जाट योद्धा थे उनके ऊपर धीरे धीरे नजफ खान की सेना भारी पड़ने लगी। और जैसे ही जो नजफ खान की सेना है वो रानीवास तक पहुंची तो उस समय जो भरतपुर की महारानी मानी जाती है उनका नाम था खेत कौर, या फिर कुछ लोग उन्हें खेत कुमारी भी कहते हैं। अगर फिर भी मैं नाम में कहीं मिस्टेक कर रहा हूं तो आई एम रियली सॉरी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आफ्टर ऑल मैं एक स्टूडेंट हूं, गलती हो सकती है मुझसे। तो जो महारानी खेत कौर थी उन्होंने फैसला लिया कि अब समय आ चुका है जब हम हमारा जीवन समाप्त कर दे। उन्होंने जौहर करने का फैसला लिया। उन्होंने अग्नि जौहर के बजाय उन्होंने खांडा जौहर को चुना, क्योंकि उस समय पर उनके पास में हो सकता है कि बंदोबस्त ना हो, या फिर जो हम मोस्टली देखते हैं इतिहास में तो जो आग में प्रवेश करके जौहर हुए वो रानियों ने जो किए हैं वो राजपूत रानियों ने किए हैं। जाट रानियों ने इसलिए हो सकता है खांडा जौहर चुना हो, या फिर उस टाइम पे उनकी क्या सिचुएशन थी वो मैं नहीं बता सकता। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्य था हमारे लिए। जब हम ये इतिहास पढ़ते हैं, इन बलिदानों के बारे में हम सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिन चीजों के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, हमारे इतिहास में हमारे वीरों ने वो दौर देखा, उनसे लड़े और बड़े बड़े बलिदान देकर गए हैं। हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। तो महारानी खेत कौर ने खांडा जौहर करने का फैसला लिया और जो उस समय 60 रानियां मौजूद थी रानीवास में, उन सभी ने अपनी तलवारें निकाली। कहा जाता है छोटे छोटे बच्चे थे उनके, छोटे बच्चों एक माँ अपने ही बच्चे के सीने में तलवार उतार रही है। गाइस, हम सोच भी नहीं सकते कि कोई उनके बच्चों का धर्म परिवर्तन ना करे या उन्हें टॉर्चर ना किया जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल वो दुश्मन के बच्चे हैं। तो दूसरी दुश्मन सेना उनके दुश्मनों के बच्चों के साथ में, उनकी रानियों के साथ में कैसा व्यवहार करे, ये हम सोच नहीं सकते। सो गाइज, अपने ही हाथों से माताओं ने अपने बच्चों के सीने में कटार तलवार उतार दी। उसके बाद में सभी ने अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम किया और अपने ही हाथों से गाइज अपना सर काट दिया। अगर
प्याज हम काटते हैं, प्याज काटते टाइम अगर हमारी एक उंगली भी कट जाती है तो हम पूरा घर सर पे उठा लेते हैं, लेकिन उन रानियों ने अपने हाथों से अपना सर काटा। कैसे उनमें इतनी हिम्मत आई, क्या उनकी सोच थी, कितनी उनमें शक्ति थी, कैसे वो मातृभूमि के लिए मरने मारने को तैयार थे। अपनी मान मर्यादा उनको इतनी प्यारी थी कि अपने ही हाथों से अपने सर उन्होंने काट दिए। सो गाइज, ये जौहर जो हुआ ये भारत का आखिरी जौहर माना जाता है, जो कि खांडा जौहर कहा जाता है या तलवारों का जौहर कहा जाता है, जो कि जाट रानियों ने भरतपुर में किया। अगर आप मुझे कोई न्यू टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरा जो इंस्टाग्राम लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, मैं सभी की रिप्लाई करता हूं गाइज। और दूसरा जो हमारा एक और टॉपिक था कि जौहर क्या होता है, कैसे होता है, जौहर कितने प्रकार के होते हैं, इस पर भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, प्लस इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसी ही मेरी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता जी।